क्लास 12th बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, जनन स्वास्थ्य। ये आपका चौथा चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को खल्लास करते हैं आज की वीडियो में। देखिए जनन इसमें है, तो जनन आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल में विजिट कीजिए, मिल जाएगा वीडियो, आप समझ जाइएगा। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? स्वस्थ किसे कहा जाएगा? किस व्यक्ति को स्वस्थ कहेंगे, है ना? जो व्यक्ति शरीर से पूरा एकदम हट्टा कट्ठा है, कोई बीमारी नहीं है, पूरा तंदुरुस्त है, बॉडी एकदम पूरा शानदार है ना, सिक्स पैक, उसको स्वस्थ कहेंगे? जी नहीं, उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कह सकते। अगर वो भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से उसका विचार व्यवहार ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सही होना चाहिए, तब व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। सिर्फ पूरा एकदम शरीर मजबूत रखने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाता है। व्यक्ति का विचार भी देखा जाता है, समाज में कैसा वार्तालाप है, कैसा व्यवहार है। पूरा शरीर एकदम हट्टा कट्ठा है, मजबूत है, बिना मतलब कि किसी को पीट दे रहा है, कमजोर व्यक्ति को, क्या वो स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं स्वस्थ है। उसे बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका विचार, उसका भावना सही नहीं है, मानसिक रूप से वो सही नहीं है। शारीरिक रूप से तो वो ठीक है, उसके पास पूरा ताकत है, एकदम मजबूत है, लेकिन उसका मानसिक विचार जो है, व्यवहार जो है ठीक नहीं है, किसी को पीट दे रहा है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो स्वस्थ किसको कहते हैं? जनन अंगों का सही प्रकार से कार्य करने के साथ साथ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सही होना ही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। WHO के अनुसार आपको बताया जा रहा है। आइए WHO को भी पूरा जानते हैं। तो WHO जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़े कार्य करती है, यानी कि स्वास्थ्य के विषय में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। यह एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो दुनिया भर में क्या करती है? स्वास्थ्य के विषय में ये काम करती है। इसका जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे प्रश्न बनता है। WHO का पूरा नाम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। WHO की स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है। और इसी दिन, इस दिन को हर वर्ष क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्थापना हुआ था और 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगर यदि आपको PDF चाहिए, पूरा सभी विषयों का नोट्स चाहिए, है ना, पूरा चैप्टर का नोट्स चाहिए, तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन जोड़ना चाहते हैं तो काला चौक जुड़ सकते हैं, है ना, मेन रोड जिनारा जो है काला चौक, आप जानते होंगे, काला चौक पे क्लास चलती है ऑफलाइन, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आइए आगे हम लोग जानते हैं। WHO को हम जान गए थे ना। जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीति। तो जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या क्या है भैया? अज्ञानता। अज्ञानता मतलब ज्ञान की कमी है, अशिक्षा है, सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, इसलिए जनन स्वास्थ्य समस्या है। किशोरावस्था में गलत जानकारी, गलत स्रोतों से गलत जानकारी, जो लड़की और लड़कियां होती है किशोरावस्था में, उन्हें गलत जानकारी मिल जाता है जनन के प्रति, तो वो गलत कदम उठाते हैं जिससे हानि होता है। तीसरा है असुरक्षित यौन संबंध, जिससे क्या होता है? HIV, एड्स और अन्य रोग फैलते हैं। यौन संबंध, शारीरिक संबंध जब बनाता है कोई भी, तो असुरक्षित रूप से बनाता है, क्योंकि शिक्षा नहीं रहने के कारण। जब शिक्षा रहेगा तो वो संबंध भी बनाएगा तो सुरक्षित रूप से बनाएगा। जब शिक्षा नहीं है तो असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे क्या होता है? एक रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रवेश कर जाता है शारीरिक संबंध बनाने के दौरान। HIV, एड्स जो होता है फैल जाता है। प्रमुख कारण आपको बता रहे, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण होता है। कम उम्र में जब शादी हो जाता है
माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक लड़की है, उसका शरीर पूरा विकास नहीं हुआ, तो उसके गर्भ में एक संतान कैसे विकास होगा? जब उसका शरीर ही पूरा रूप से, संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, तो एक बच्चे को विकसित उसके शरीर में कैसे होगा? इस पे सोचिए। तो बाल विवाह मुख्य कारण है ना? कम उम्र में गर्भधारण हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। जब कम उम्र में होगा तो उनका, एक लड़की का, एक महिला का पूरा शरीर ही विकास नहीं है, तो उसके अंदर आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे का संपूर्ण रूप से सही ढंग से विकसित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लिंग भेदभाव और भ्रूण हत्या, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है, स्पेशल भारत में। लिंग भेदभाव, लिंग कहने का स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जब होता है, पता चलता है कि लड़की होने वाला है, तो क्या किया जाता है? वो गर्भ को गिरा देते हैं, समाप्त करवा देते हैं, गोली खा जाती है। लड़की के प्रति इतना बुरा सोच है समाज में, ऐसा देखने के लिए मिलता है। आप लोग भी जानते होंगे, देखे होंगे कि किसी भी तरह से यदि पता चल जाता है कि लड़की होने वाली है, तो वो क्या करते हैं? गर्भ समाप्त करवा देते हैं, डॉक्टर के द्वारा, या गोली खा जाते हैं। तो ये सामाजिक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखिए, जनन स्वास्थ्य के लिए कार्यनीति। इतना तो समस्या है ही, इस समस्या को समाधान करने के लिए हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है ना? तो उसी योजना को देखिए, यौन शिक्षा का प्रसार। यौन शिक्षा का प्रसार बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्कूल में सही जानकारी देना चाहिए। स्कूल में यौन शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि बच्चे सही सही जानकारी उनको मिलेगा जनन के प्रति, तो वो सही कदम उठा पाएंगे। सही जानकारी नहीं होता है तो वो गलत कदम उठाते हैं, सही जानकारी नहीं रहने के कारण। इसीलिए स्कूलों में सही जानकारी देना चाहिए, यौन शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। तो परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां। तो परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि अगर कोई शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? निरोध का उपयोग करना चाहिए, कंडोम का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गर्भ निरोधक गोली, ये कंडोम जो है, ये नर और यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए कंडोम होता है, और गर्भ निरोधक गोली ये तो स्त्री के लिए है, स्त्री उपयोग कर सकते हैं इसको। आगे है सरकारी कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जागरूकता अभियान, HIV एड्स से बचाव के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना। हमारे गांव में स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं, बढ़िया शिक्षा है ही नहीं, लड़कियों को शिक्षा बाधित कर दिया जाता है, पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो क्या होगा? जब एक महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसको सही जानकारी नहीं होगा, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा को बढ़ाना, गांव में बेहतर चिकित्सा। गांव में बेहतर चिकित्सा नहीं है, आप देखेंगे तो गांव के जो लोग होते हैं वो शहर की ओर जाते हैं, सुविधा नहीं है, शहर के लिए जाते हैं, पैसे भी नहीं होते हैं कभी कभी, या तो कभी कभी रास्ते में जाते ही किसी का देहांत हो जाता है। तो स्वास्थ्य केंद्र गांव में होना बहुत ही ज़रूरी है ना? जिससे बहुत ही लाभ होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभियान जो चलाया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, है ना, यही सब अभियान है। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी परिवार कल्याण योजनाएं,
व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम चलाया गया है, अभियान चलाया गया हमारे सरकार के द्वारा कि जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए, है ना। लेकिन कंट्रोल होने का नाम ही नहीं रहा। भारत जो है विश्व का नंबर 1 देश हो गया है जनसंख्या में, तो बड़ी समस्या है दोस्त। ये सब कार्यक्रम आप याद रखिएगा। सबसे मुख्य है परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसको एकदम पढ़ते हैं। आइए परिवार नियोजन कार्यक्रम को। परिवार नियोजन कार्यक्रम देखिए महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है दोस्तों, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने 1951 में होगा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। विश्व का एकदम पहला देश बन गया। एक जनन के प्रति जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो अभियान चलाया, कार्यक्रम लाया, वो एकदम विश्व का पहला देश बन गया। इससे भारत से पहले कोई ऐसा देश ही नहीं था जो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक कार्यक्रम अभियान चलाया हो। तो भारत एक पहला देश है जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना, अभियान चलाया था। पूछे परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो 1951 में। ये शुरू कब हुआ था, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1951। आप लोग बताइएगा, एकदम सटीक बता रहे हैं आप लोगों को, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करना और मातृ शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रण करना है इस कार्यक्रम के तहत, और मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना। देखिए यहाँ सही लिखा गया है 1951 ना। भारत में परिवार नियोजन प्रारंभ सन 1951 में हुआ। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वप्रथम सबसे बड़ा प्रयास था, पहला देश बन गया था। आप लोगों को बताएं, परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था इसका एकदम प्रमुख उद्देश्य था कि जनसंख्या कंट्रोल, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो फिर क्या होगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा, तो ये सब समस्या हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया 1951 में, और सबसे पहला देश बन गया था, योजना लाने वाला पहला देश बन गया था। 1977 में इसका नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। परिवार नियोजन था पहले, परिवार कल्याण कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कब, 1977 में। अब इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम भी कहते हैं, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। इसका हिंदी होगा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य। RCH का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या, मातृ मृत्यु दर में क्या करना, कम करना। प्रेगनेंसी के दौरान माता जो होती है देहांत हो जाता है, ये स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, प्रसव के दौरान ही, जन्म के दौरान ही, एक शिशु का जन्म के दौरान ही शिशु का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। ये सब स्वास्थ्य सुविधा के नहीं रहने के कारण होता है। तो ये सब बदलाव के लिए ये सब कार्यक्रम को लाया गया, अभियान चलाया गया। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुविधा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य था। परिवार नियोजन सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। किशोरों को सही स्वास्थ्य जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। तो RCH का आप इतना उद्देश्य देख सकते हैं, क्या क्या है, तो मातृ मृत्यु दर कम करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रसव सुविधा देना, बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन सेवा जो है उपलब्ध कराना, किशोरों को सही स्वास्थ्य जानकारी देना, जानकारी मिल जाता है, गलत सलत तो गलत सलत कदम उठा लेते हैं, गलत करने लगते हैं, है ना। पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, ये था। आगे देखिए, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य, पहले नंबर जनसंख्या बहुत ही फास्ट से बढ़ रहा था, उसको नियंत्रित करना, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जन्म के बीच उचित अंतर रखना। एक बच्चे का जन्म हुआ
और फिर तुरंत एक नए बच्चे अगर यदि तुरंत आ जाते हैं घर में तो कितना कठिन होता है, उसका स्वास्थ्य, उसका कपड़ा, उसकी पढ़ाई देखना होता है। तो समय एक बच्चे से दूसरे जब बच्चा होता है तो उसमें गैप रखना चाहिए, ताकि क्या हो, एक महिला का जो शरीर होता है, उसका माँ का जो शरीर होता है, वो क्या होगा, अच्छा रूप से पहले वृद्धि विकास हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर एक नए बच्चे को वो जन्म देगी तो बढ़िया बस बच्चा होगा, है ना, स्वच्छ स्वस्थ रूप से होगा बच्चा। नहीं तो बीमारी हो सकता है, क्योंकि उसका पौष्टिक जो होता है, पोषक जो होता है शरीर का, विटामिन जो होता है, उसी से तो एक नए बच्चा का उत्पत्ति होता है। अगर यदि वो एक बच्चे को उत्पन्न करने में अपना शरीर का पूरा योगदान लगा दिया, ऊर्जा लगा दिया, फिर तुरंत कहिएगा कि नहीं एक नए बच्चे का उत्पत्ति करे वो, तो संभव नहीं होगा, और होगा तो उतना बढ़िया नहीं होगा जितना कि आप गैप रख करके कर सकते थे। ये चीज़ है, तो अंतर रखना चाहिए, है ना, बच्चे के बीच में, जन्म के बीच में उचित अंतर रखना चाहिए। लोगों को छोटा यानी छोटे परिवार के लिए प्रेरित करते हैं। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या कंट्रोल करना, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जन्म के बीच उचित अंतर रखना। एक जब बच्चा हो जाता है तो दूसरे बच्चा जो होता है उसके बीच में अंतर रखना चाहिए 2-4 साल का, कम से कम 1-2 साल का तो होना ही चाहिए, 2 साल का। लोगों को छोटे परिवार के लिए प्रेरित करना, समझाना चाहिए कि बच्चे जो है कम रहेंगे, छोटा परिवार रहेगा,